हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सबका स्वागत है भावना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम स्टार्ट करेंगे हमारा रिमेनिंग पोर्शन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें हमने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या है उनके बारे में स्टडी की थी। आज हम इस चैप्टर को यहाँ से आगे से डिस्कस करेंगे। ओके, आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, फीमेल के अंदर रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। ओके, रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ फीमेल प्राइमेट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। फीमेल प्राइमेट्स के अंदर जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, क्या होता है इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर? आइए डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी इज कॉल्ड मेनार्क। देखिए, फीमेल के अंदर जब फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, कब? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज के अंदर, तो उसे हम बोलते हैं मेनार्क। क्या बोलेंगे? मेनार्क। प्यूबर्टी एज क्या होती है फीमेल के अंदर? फीमेल के अंदर प्यूबर्टी एज है 10 से 12 ईयर्स ओल्ड। ओके, मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 टू 29 डेज। देखिएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल के अंदर हर 28 से 29 डेज में क्या होता है? रिपीट होता है। ठीक है, मतलब हर मंथ बेसिकली फीमेल के अंदर एट द एज ऑफ प्यूबर्टी से मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होता है। कुछ केसेस में ये इसका जो टाइम पीरियड है ये इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है। ठीक है, यस, इंपॉर्टेंट क्यों बता रहे हैं हमारे रिप्रोडक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस्ट्रुएशन को? देखिएगा, वन ओवम इज रिलीज्ड इन द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में, मतलब जो ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल 28 से 29 डेज का है, इस बीच में एक ओवम रिलीज होता है। कहां से? हमारी ओवरी के अंदर से। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे और डिस्कस करते हैं हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ओके, इसे डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करेंगे तो पूरा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल हैज फॉलोइंग फेजेस। हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके अंदर देखिएगा कौन कौन से फेजेस या स्टेप्स होते हैं, इन्हें हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फेज होता है मेंस्ट्रुअल फेज। क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फेज। इसके अंदर क्या होगा? सुनिएगा, फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज को अपन बोलते हैं फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट टाइम पार्ट है मेंस्ट्रुअल का वो ये है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर। इसका मतलब क्या होता है कि इस समय फीमेल के अंदर ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? ब्लीडिंग, मतलब वेजाइनल रीजन से क्या होती है? ब्लीडिंग। ओके, लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। और ये ब्लीडिंग कब तक होगी? 3 to 5 डेज के 5 डेज तक। ओके, होता क्या है ब्लीडिंग के समय? ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। हमारे जो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग है सबसे अंदर वाली, जहां पर क्या होता है? इम्प्लांटेशन, वो क्या हो जाती है? टूट जाती है उसकी लाइनिंग, उसकी लेयर्स एंड ब्लड वेसल। और वहां पर जो प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल, ये सब ब्लड के फॉर्म में रिलीज होगी। ओके, म्यूकस एंड ब्लड कम्स आउट थ्रू वेजाइना। मतलब जो म्यूकस है वहां पर और जो ब्लड है ये वेजाइना के थ्रू बाहर आएगा। इट अकर्स ओनली व्हेन ओवम रिलीज बट नॉट फर्टिलाइजेशन। देखिएगा, ये तभी होता है कि जब ओवरी से ओवम रिलीज हो रहा हो, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो तभी ही बेसिकली क्या होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। ओके, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेटेड ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा फीमेल के अंदर तो ये एक इंडिकेशन है किसका? प्रेगनेंसी का। बट ये हमेशा कंफर्म नहीं है, इसके कुछ और भी रीजंस हो सकते हैं मेंस्ट्रुएशन के, वो अपन आगे बताएंगे। ओके, देखिएगा, नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज। मतलब 3 to 5 डेज तक तो क्या होगी? फीमेल के अंदर वेजाइना से ब्लीडिंग होगी, उसके बाद स्टार्ट हो जाएगी फॉलिकुलर फेज, जिसे अपन सेकेंड फेज बोलते हैं। इस फेज के अंदर क्या होता है? प्राइमरी फॉलिकल्स बिकम ग्राइफियम फॉलिकल। मतलब जो ओवरी के अंदर हमने oogenesis देखा था कि जो हमारी प्राइमरी फॉलिकल्स हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी? ग्राफियन फॉलिकल्स में। किसमें? ग्राफियन फॉलिकल्स के अंदर। एंड रीजनरेशन एंड प्रोलिफरेशन ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम। मतलब रीजनरेशन होने लग जाता है किसका? एंडोमेट्रियम का। और प्रोलिफरेशन है ना यूट्रस के अंदर। ओके,
LH एंड FSH लेवल इंक्रीजेस ग्रेजुअली इन फॉलिकुलर फेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो LH और FSH है, मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इनका लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा ग्रेजुअली इन फॉलिकुलर फेज। ओके, नेक्स्ट लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन इंक्रीजेस इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल। देखिएगा जो ये ग्राफियन फॉलिकल्स बन रही है ना, ये खुद क्या रिलीज करती हैं, एस्ट्रोजन, जिससे और ज्यादा इंक्रीमेंट होता है किसके अंदर, फॉलिकल्स के अंदर। इट लास्ट फॉर 5 to 13 डेज। अब ये जो फॉलिकुलर फेज है ये कब तक होती है, 5 to 30 डेज। आइए इस दोनों फेजेस को अपन डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करते हैं एक बार अच्छे से, सुनिएगा। देखिएगा ये हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल का ड्रॉ है। ओके, यहां देखिएगा जो 1 2 3 4 5 डेज है, इसे हमने क्या बोला है, मेंस्ट्रुअल फेज। इसके अंदर देखिएगा ये यूट्रस की वॉल है, क्या है, यूट्रस की वॉल। ये यूट्रस की वॉल क्या हो रही है, डीजनरेट हो रही है, और जिससे ये क्या रिलीज हो रहा है, ब्लड। क्या रिलीज हो रहा है, ब्लड, हमने देखा। फिर हम देख रहे हैं 5 to 13 डेज वाला जो हमारा प्री ओवुलेटरी फेज है या फॉलिकुलर फेज है, इसके अंदर क्या हो रहा है, देखिएगा मतलब जो हमारी ओवरी के अंदर ये सारा प्रोसेस कहां हो रहा था, हमारे यूट्रस में, और ये ओवरी के अंदर ओवेरियन साइकिल, मतलब वही प्राइमोर्डियल फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, और ये आगे चलकर मैंने आपको बताया एस्ट्रोजन रिलीज करती है, और मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। देखिएगा अब ये जो GnRH है, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये हाइपोथैलेमस GnRH को एक्टिवेट करता है, जो हमारी एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि आप FSH और LH रिलीज कीजिएगा। ये FSH तो क्या करेगा, फॉलिकल्स के मैच्योरेशन में हेल्प करेगा, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी फॉलिकल से ग्राफियल फॉलिकल बनाएगा, और LH आगे चलकर क्या है, हमारे ओवुलेशन में हेल्प करेगा। ठीक है, ये हमने दोनों फेजेस पढ़ते हैं, वापस हम आगे नेक्स्ट देखेंगे, डिस्कशन को करें। अब इसका अगर अपन हार्मोनल ग्राफ्स को देखें तो देखिएगा पहले क्या है, जो हमारा रेड कलर से डिनोटेड है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ओके, ग्रीन कलर वाला हमारा एस्ट्रोजन है, और येलो कलर से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और यहां पर FSH। आप देख रहे हैं स्टार्टिंग के दिनों में जब बेसिकली मेंस्ट्रुअल फेज होता है, जो हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और जो हमारा एस्ट्रोजन हार्मोन है, देखिएगा इनका लेवल बढ़ नहीं रहा है, अभी सिर्फ कॉन्स्टेंटली चल रहा है, ना ज्यादा कम हो रहा है ना ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, क्योंकि इनका अभी इतना कोई रोल नहीं है। लेकिन देखिएगा ओवरी के अंदर FSH बढ़ रहा है, तो ये ओवरी के अंदर क्या करेगा, इन फॉलिकल्स के फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देगा। ठीक है, मतलब ऐसा है कि ब्लीडिंग हो रही है, उस टाइम पर भी नॉर्मली ओवरी के अंदर क्या है, फॉलिकल्स बन रही है। अब हम जब सेकंड फेज में आ रहे हैं, कहां पर, जो हमारी फॉलिकुलर फेज है, तो देखिएगा धीरे धीरे हमारे जो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, इनका लेवल्स भी बढ़ रहा है, और LH भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब FSH तो यहां पर बढ़ेगा ही सही, क्योंकि बेसिकली क्या है, इनको किसका फॉर्मेशन करना है, फॉलिकल्स का। किसका, फॉलिकल्स का। अब फॉलिकल्स का फॉर्मेशन हुआ, एस्ट्रोजन का इंक्रीजमेंट हुआ, तो देखिएगा एस्ट्रोजन क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि खुद ग्राफियन फॉलिकल्स प्राइमरी सेकेंडरी से कन्वर्ट जो हुई है, वो खुद क्या रिलीज कर रही है, एस्ट्रोजन। तो ऑब्वियसली हमारे एस्ट्रोजन हार्मोन का भी क्या होगा, इंक्रीजमेंट होगा। ओके, ये दोनों फेजेस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, अब वापस से हम करते हैं बैक और इन्हें देखते हैं थर्ड फेज। थर्ड फेज है हमारा ओवुलेटरी फेज। ओवुलेटरी फेज का मतलब है कि यहां पर क्या होगा, बेसिकली ओवुलेशन। ओवुलेशन का मतलब क्या होता है, ओवरी से क्या रिलीज होगा, एग। क्या रिलीज होगा, एग। ओके, FSH एंड LH अटेन पीक लेवल इन दिस पीरियड 14th डे। देखिएगा हमारे मेंस्ट्रुएशन के 14th डे पर FSH और LH एक पीक लेवल पर आ जाते हैं, जिसमें LH तो 14 डेज पे सबसे ज्यादा रहता है बॉडी के अंदर, LH। ओके, दिस इज कॉल्ड LH सर्ज। इसे अपन क्या बोलते हैं, LH सर्ज। ओके, विच इंड्यूसेस रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम द ओवरी कॉल्ड ओवुलेशन। ये जो LH हार्मोन है, जो 14 डे पे पीक पे चला जाएगा, जिसे हम बोल रहे हैं
LH सर से, जो क्या करेगा, इंड्यूस करेगा रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स। मतलब जो हमारी ग्राफियन फॉलिकल्स हैं जो रप्चर होकर उन्हें हटाकर वहां से क्या रिलीज करेगा, ओवम, और इस फेज को अपन क्या बोलेंगे, ओवुलेशन। ओके, ठीक है, ये कौन सा फेज है हमारा, ओवुलेशन। इसे भी वापस हम एक बार डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे क्या है ओवुलेशन। देखिएगा, जब ये ओवुलेशन हो रहा है तो प्रोलिफरेशन के टाइम हमने आपको बताया था कि जो यूट्रस की वॉल है वापस रीजनरेट हो रही। अब 14th डे जब बेसिकली क्या है, LH का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, यहाँ ग्राफ में भी देखिएगा कि जो LH हार्मोन है इसका लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो हमारे जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम ये प्रिपेयर है, रीजनरेट हो गई है, और ग्राफियन फॉलिकल से ओवुलेशन होकर क्या रिलीज हो गया है, ओवा। क्या रिलीज हो गया है, ओवा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा कौन सा फेज है, ओवुलेटरी फेज। हमने 3 फेजेस डिस्कस किए हैं। ओके, सबसे पहले अपन ने मेंस्ट्रुअल फेज डिस्कस किया, फिर हमने फॉलिकुलर फेज डिस्कस किया, फिर अपन ने ओवुलेटरी फेज। अब लास्ट फेज जो हमारा ल्यूटियल फेज है, देखिएगा, अब रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, मतलब ग्राफियन फॉलिकल ने ओवम या एग रिलीज कर दिया सेकेंडरी oocyte, इज ट्रांसफॉर्म इनटू द कार्पस ल्यूटियम। अब देखो, ग्राफियन फॉलिकल से जब एग रिलीज हो जाएगा तो जो बची हुई ग्राफियन फॉलिकल्स है क्या कहलाएंगी, कार्पस ल्यूटियम। ओके, दिस कार्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ये कार्पस ल्यूटियम बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस करेंगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन मेंटेन्स द यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड प्रिपेयर इट्स फॉर इम्प्लांटेशन। ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है ये क्या करेगा, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसे मेंटेन करेगा। क्या करेगा, मेंटेन, और प्रिपेयर फॉर इम्प्लांटेशन, उसे इम्प्लांटेशन के लिए प्रिपेयर करेगा। इसीलिए हम प्रोजेस्टेरोन को एक तरह से प्रेगनेंसी हार्मोन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रेगनेंसी हार्मोन। ओके, थिकनेस ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम इंक्रीजेस इन मेनी फोल्ड्स। देखिएगा, यूट्राइन एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस है वो बहुत सारे फोल्ड्स बना लेगी ड्यू टू प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन की वजह से इफ देयर इज अ फर्टिलाइजेशन, कॉर्पस ल्यूटियम ग्रोज फर्दर एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यूड, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। देखिएगा, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया है तो जो कॉर्पस ल्यूटियम है ग्रोज, वो ग्रो करेगी फर्दर एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यू, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगा, स्टॉप। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है देन कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट, तो कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी। ओके, डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, और कार्पस ल्यूटियम के डीजनरेट होने से ही और एंडोमेट्रियम के भी डिसइंटीग्रेशन, वापस डिस्ट्रॉय होने से, रप्चर होने से क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन का स्टार्टिंग फेज चालू हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड 50 इयर्स ऑफ एज कॉल्ड मेनोपॉज। देखिएगा, एक फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल 50 इयर्स की एज के बाद क्या हो जाता है, सीज हो जाता है, बंद हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, अब हम ये लास्ट जो फेज है हमारा 14 डेज के बाद का, इसको भी अपन डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करते हैं कि ये जो हमारा ओवुलेशन हो गया, मतलब एग रिलीज हो गया, अब ये हमारा जो पार्ट है इसे कॉर्पस हेमोरेजिकम बोलेंगे। अब ये जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है ग्राफियन फॉलिकल का, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर, और ये भी प्रोजेस्टेरोन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। अब इस टाइम पर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन और हमारे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और एफएसएच हार्मोन, इसमें प्रोजेस्टेरोन का तो लेवल बढ़ेगा क्योंकि ये तो प्रेगनेंसी को बनाए रखने में हेल्प कर रहा है, बाकी सब हार्मोन्स धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, कंसंट्रेशन में कम। एस्ट्रोजन खुद भी थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये सब रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हमारी एंडोमेट्रियम प्रिपेयर है और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो बेसिकली हम क्या करेंगे, वापस हमारी एंडोमेट्रियम क्या हो जाएगी, डीजनरेट हो जाएगी, और जो हमारी कार्पस ल्यूटियम है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, कॉर्पस एल्बिकेंस के अंदर, और ये वापस स्टार्टिंग के 28 डेज बाद वापस में मेंस्ट्रुएशन से वापस मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट हो जाएगा। ओके, तो ये बेसिकली था हमारा किसके बारे में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब हम फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन देखेंगे, लेकिन हम इससे पहले देखते हैं क्या है फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन से पहले कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है बेसिकली हमेशा
अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल में डिले, तो ये प्रेगनेंसी का इंडिकेशन नहीं है। किसी और रीजन जैसे स्ट्रेस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स क्या है, रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है। अगर यही समस्या अगर लॉन्ग टाइम तक बनी रहे तो आपको एक अच्छे से गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, ओके। देखिएगा नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन की बात करें। फर्टिलाइजेशन का मतलब स्पर्म सेल्स और एग सेल्स का फ्यूजन होना, ओके। और इम्प्लांटेशन का मतलब एक बार फर्टिलाइजेशन के बाद वो कहां होगा, यूट्रस में इम्प्लांट, ओके। ड्यूरिंग कॉपुलेशन कोइटस सीमन इज रिलीज बाय द पीनस इनटू द वेजाइना इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। हम जानते हैं कि जब मेल फीमेल के बिटवीन कोइटस होता है तो सीमन पीनस से रिलीज होता है फीमेल की वेजाइना में, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंसेमिनेशन। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। जो स्पर्म्स मोटाइल होते हैं, मूवमेंट मैंने आपको बताया भी था कि जब एक बार इजेकुलेशन होता है उसमें 10 मिलियन स्पर्म्स होते हैं, लेकिन उनमें से 60% तो डिस्टर्ब हो जाते हैं, 40% ही होते हैं जो सही से मूव कर पाते हैं। पास थ्रू सर्विक्स, यूट्रस एंड फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ स्टमक। जो मोटाइल स्पर्म्स है स्विम करते हुए कहां जाएंगे, सर्विक्स के अंदर, फिर यूट्रस, और यूट्रस से कहां चले जाएंगे, जंक्शन ऑफ स्टमक एंड एम्पुला, एम्पुलरी स्टमक जंक्शन, जो कहां का है, फैलोपियन ट्यूब का, ओके। The ovum released from the ovary also transferred to the ampullary stomach junction where fertilization takes place. अब स्पर्म वहां पर आ गए तो उसी समय ओवम भी रिलीज होना चाहिए, कहां से, ओवरी से, और वो कहां जाएगा, बेसिकली एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पर। फर्टिलाइजेशन इज ओनली टेक्स प्लेस इफ बोथ स्पर्म्स एंड ओवम रीच एम्पुलरी स्टमक जंक्शन सिमल्टेनियस। देखिएगा ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भाई फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म और ओवम एक साथ क्या हो, एम्पुलरी स्टमक पे जंक्शन पे पहुंचे। इसीलिए हमेशा कोइटस होगा तो प्रेगनेंसी होगी, ये नेसेसरी नहीं है। और हमने देखा भी है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर कि 14th डे पर ही बेसिकली क्या होता है, ओवुलेशन। तो अगर बेसिकली प्रेगनेंसी के जो चांसेस है वो सबसे ज्यादा क्या है, 12 से 14 डेज पर अगर कोर्स इंटरकोर्स होगा मेल फीमेल में तो प्रेगनेंसी सबसे ज्यादा होने के चांसेस है। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। देखिएगा जो स्पर्म है और ओवम है, इसका जो फ्यूजन है उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन, ओके। एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, स्पर्म का जो हेड है वहां पर एक्रोसोम बताया आपको, सीक्रेट एंजाइम हेल्प्स इन द पेनिट्रेशन इनटू द ओवम। जो एक्रोसोम है स्पर्म का, वो एक एंजाइम रिलीज करता है जो ओवम को पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट, वंस अ स्पर्म कम्स कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा ऑफ द ओव्यूम, मतलब एक बार जो स्पर्म है कांटेक्ट में आ जाए विद द जोना पेलुसिडा ऑफ ओवम, ओवम की जो जोना पेलुसिडा लेयर है उसके, एंड इंड्यूसेस द चेंजेस इन द मेम्ब्रेन। ये क्या करता है, इंड्यूस करता है चेंजेस को किसके अंदर, ओवम की मेम्ब्रेन्स में, ठीक है। दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, जो क्या करता है, ब्लॉक कर देता है एंट्री को किसकी, एडिशनल स्पर्म की। मतलब स्पर्म जब एक बार कांटेक्ट में आएगा ओवम की जोना पेलुसिडा लेयर में तो ये बेसिकली उसके शेप में चेंज करेगा, जिससे अनदर स्पर्म्स को वो ओवम नजर नहीं आएगा। तो वो ओवम नजर नहीं आएगा तो वो उसके पास भी नहीं आएंगे। दैट इंश्योर्स मोनोस्पर्मी एंड प्रिवेंट्स पॉलीस्पर्मी। तो ये एक तरह से इंश्योर करता है मोनोस्पर्मी, मतलब एक ही स्पर्म आए, मोनोस्पर्म का मतलब क्या होता है, सिंगल स्पर्म, और पॉलीस्पर्म का मतलब एक से ज्यादा। ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज विथ वन ओवम, सिर्फ एक ही स्पर्म ओवम को क्या करेगा, फर्टिलाइज कर पाएगा, ओके। एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम इंड्यूसेस द ओवम टू कंप्लीट इट सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंड यूसाइड। ये हमने डिस्कस किया था कि प्रोफेज मस्ट के अंदर आकर वो स्टॉप कर देगा। तो जब स्पर्म की एंट्री होती है ओवम से ओवम के पास, तो ये ओवम के अंदर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि आप अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट कर दीजिए, कौन, सेकेंडरी oocyte। देन मियोसिस सेकेंड इज ऑल्सो कॉल्ड अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। मियोसिस सेकेंड भी एक तरह का अनइक्वल साइटोकाइनेसिस है, रिजल्टिंग प्रोड्यूशन ऑफ वन लार्ज ओवम oocyte एंड वन स्मॉल सेकेंड पोलर बॉडी। देखिएगा मियोसिस सेकेंड जैसे ही कंप्लीट होगा साइटोकाइनेसिस के थ्रू, तो बेसिकली वहां पर एक ओवम बनेगा जिसे oocyte बोलेंगे, और एक सेकेंडरी पोलर बॉडी बनेगी जो कैसी रहेगी, स्मॉल।
हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म, अब स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो भी हैप्लॉइड है, फ्यूज्ड विद द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम, मतलब वो इसके साथ फ्यूज होगा, ये हैप्लॉइड है, इसके साथ फ्यूज होगा टू फॉर्म अ डिप्लॉइड जाइगोट, जिससे आगे चलकर क्या बनेगा, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा। ओके, नेक्स्ट, अब इसी में हम आगे देखते हैं, देखिएगा जैसे ही जाइगोट बना तो जाइगोट बनने के बाद बेसिकली सेक्स डिटर्मिनेशन की हम बात कर लें पहले, होता क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन, तो देखिएगा सेक्स ऑफ अ बेबी हैज बीन डिसाइडेड ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एंड द जाइगोट, सेक्स जो है किसी भी बेबी का वो डिसाइड होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम और जाइगोट फॉर्मेशन के टाइम। सेक्स इज द डिटरमाइंड इन बाय द सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन गैमेट, सेक्स डिटरमाइंड होता है जो सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, गैमेट्स के अंदर। ह्यूमन फीमेल कंटेन 2 XX क्रोमोसोम, ह्यूमन जो फीमेल होती है उसके अंदर 2 XX क्रोमोसोम्स होते हैं, एंड ह्यूमन मेल कंटेन XY क्रोमोसोम, ह्यूमन मेल में क्या होते हैं, XY क्रोमोसोम। ऑल द फीमेल्स गैमेट्स प्रोड्यूस विद ओनली X क्रोमोसोम, जितने भी फीमेल गैमेट्स हैं वो सिर्फ एक X क्रोमोसोम प्रोड्यूस करते हैं। स्पर्म्स प्रोड्यूस बाय मेल 50% विद X एंड 50% विद Y क्रोमोसोम, ये 50% है, ओके, कि स्पर्म्स जो होते हैं वो 50% तो X क्रोमोसोम और 50% Y क्रोमोसोम प्रोड्यूस करेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट ईदर कैरीज XX और XY क्रोमोसोम, फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है उसके पास या तो XX क्रोमोसोम होगा या XY क्रोमोसोम होगा। जाइगोट विद XX क्रोमोसोम डेवलप इनटू फीमेल, जो जाइगोट है अगर उसके पास XX क्रोमोसोम है तो वो डेवलप हो जाएगा फीमेल में, एंड विद XY क्रोमोसोम डेवलप्ड इनटू अ मेल, और अगर उसके पास XY क्रोमोसोम है तो वो किस में डेवलप हो जाएगा, मेल के अंदर। ये सब प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के बाद स्टार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट, जैसे एक अपन डायग्राम से भी देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन होता क्या है। ये ओवम है, एग सेल, इसके बाहर वाली ये जोना पेलुसिडा लेयर, ये ओवम का साइटोप्लाज्म, सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा, ओके, और ये प्री वाइटिलाइन स्पेस, ये गैप होता है, यहाँ पर ये स्पर्म्स आए तो ये स्पर्म्स इसके स्ट्रक्चर में क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, क्या करेंगे, चेंज। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करें द जाइगोट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन, जो जाइगोट बना है उसके अंदर बहुत सारे क्या होंगे, माइटोटिक सेल डिवीजन कॉल्ड क्लीवेज, और इनको अब क्या बोलते हैं, क्लीवेज। द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट आर, अब इसमें होता क्या क्या है सुनिएगा। फर्टिलाइज ओवम है जो कि जाइगोट बना दिया, फिर 2 सेल स्टेज बनेगी, जाइगोट के अंदर डिवीजन होकर माइटोसिस के थ्रू, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल, और फिर 8 सेल स्टेज मोरुला, मोरुला से ब्लास्टुला और फिर गैस्टुला, मतलब 8 से फिर आगे चलकर 16 से 32 सेल्स स्टेज बनती है जिनके अलग अलग नेम से, मोरुला, ब्लास्टुला और गैस्टुला। देखिए इसे भी हम डायग्रामेटिक एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे ही ये हमारी ओवरी है, ओवरी से एग रिलीज हुआ, ये रहा, ओवरी से ये एग रिलीज हुआ, ओके, ये एग यहां से एम्पुलर इस्थिमस जंक्शन पे आया, इस ओवम के पास क्या है, स्पर्म्स है, क्या है, स्पर्म आए, ओवम के पास क्या है, स्पर्म आए, अब ये स्पर्म ने चेंज किया, फिर देन आगे स्ट्रक्चर ये यहां से ये मूवमेंट करता हुआ यूट्रस तक, तो देखिएगा ये एग सेल, ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, जाइगोट से 4 सेल स्टेज, 4 सेल से 8, 8 से 16 स्टेज, मोरुला, ब्लास्टुला, ये स्टेजेस बनेंगी और ये यहाँ से मूव करता करता कहाँ आएगा, हमारे यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लाइनिंग तक। ओके, ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। क्लीवेज, क्लीवेज क्या है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट विदाउट ग्रोथ, मतलब जाइगोट के अंदर माइटोटिक डिवीजन होते हैं विदाउट ग्रोथ, रिजल्टिंग अ मल्टी सेलुलर बॉल लाइक एम्ब्रियो इज कॉल्ड क्लीवेज, मतलब इससे बहुत सारी सेल्स वाला एक एम्ब्रियो बन जाता है और उसे अपन क्या बोलते हैं, क्लीवेज। ओके, क्लीवेज स्टार्ट सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज स्टार्ट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद में। डॉटर सेल्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लीवेज आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। अब देखिएगा, हम बहुत सारी सेल्स प्रोड्यूस हो रही है किसके बाद, किसके दौरान, क्लीवेज के दौरान, तो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर्स, क्या बोलेंगे हम इन्हें, ब्लास्टोमियर्स। ओके, नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड मोरुला। अब देखिएगा, क्लीवेज का जो प्रोडक्ट है, मतलब जो ग्रुप ऑफ सेल्स उसे क्या बोल रहे हैं, मोरुला,
विच इज 8 to 16 सेल, मतलब 2 सेल्स वाला जाइगोट, सॉरी 2 न्यूक्लियस वाला जाइगोट, फिर उसके अंदर 2 सेल्स, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, तो 8 से 16 सेल्स वाला पार्ट मोरूला। द मोरूला कंटेनिंग टू डिवाइड एंड ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, जो मोरूला है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा और किस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ब्लास्टोसिस्ट में। द ब्लास्टोमियर्स इन ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर सेल्स हैं अरेंज इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड एन इनर मास ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल। मतलब जो ब्लास्टोमियर्स है ब्लास्टोसिस्ट के अंदर ये दो तरह से अरेंज रहेगी, एक तो होगी आउटर लेयर के फॉर्म में, तो उन्हें तो अपन बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट एंड एन इनर मास ऑफ सेल, और एक रहेगी इनर मास ऑफ सेल्स के फॉर्म में अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास, जिसे हम क्या बोल रहे हैं, इनर सेल मास। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स अटैच टू द एंडोमेट्रियम, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स हैं बाहर वाली, ये एंडोमेट्रियम से अटैच रहेगी, हेल्प्स डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, जो आगे चलकर क्या करेगी, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट। जबकि इनर सेल मास गेट डिफरेंशिएट इनटू द एम्ब्रियो, और जो इनर सेल मास है वो किसके अंदर डिफरेंशिएट हो जाएगी, एम्ब्रियो के अंदर। ओके, आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स, जैसे ही अटैचमेंट होता है किसका, यूट्राइन सेल्स का, डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोसिस्ट, ये रैपिडली डिवाइड करती है और कवर कर लेती है किसे, ब्लास्टोसिस्ट को। ब्लास्टोसिस्ट कंप्लीटली एम्बेडेड इन द यूट्राइन एंडोमेट्रियम, जो हमारी ब्लास्टोसिस्ट है ये कंप्लीटली एम्बेडेड हो जाएगी किसके अंदर, यूट्राइन एंडोमेट्रियम के अंदर, जिसे हम आगे चलकर बोलते हैं प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या होता है देखिएगा, जैसे ये हमारा फीटस है जो कि डेवलप्ड हो गया है, ठीक है, मतलब जब वो ब्लास्टोसिस वहां पर सॉरी इम्प्लांट होगी तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन। ओके, अब आफ्टर इम्प्लांटेशन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस अपीयर्स ऑन द ट्रोफोब्लास्ट, जो ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाली लेयर है उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाएंगे। ओके, कॉल्ड कोरियोनिक विलाई, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, कोरियोनिक विलाई। ध्यान रखिएगा, कोरियोनिक विलाई सराउंड बाय द यूट्राइन टिश्यूज एंड मैटरनल ब्लड, और जो कोरियोनिक विलाई है ये चारों तरफ से सराउंड रहेंगे किसके थ्रू, यूट्राइन टिश्यूज, ये सारे यूट्राइन टिश्यूज ही हैं। ओके, एंड मैटरनल ब्लड, मदर के ब्लड से। टेम्पररी एसोसिएशन बिटवीन द फीटल टिश्यू कोरियोनिक विलाई एंड मैटरनल टिश्यू यूट्राइन एंडोमेट्रियम इज कॉल्ड अ प्लेसेंटा, मतलब जो टेम्पररी एसोसिएशन है फीटल टिश्यू जिसे हम बोल रहे हैं कोरियोनिक विलाई, और हमारे मैटरनल टिश्यू मतलब यूट्रस यूट्राइन एंडोमेट्रियम, इनका जो कनेक्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। जैसे ये हमारा पूरा का पूरा फीटस, ये अम्बिलिकल कॉर्ड रीजन है, ये यॉक्स होकर ये यूट्राइन कैविटी, ये रीजन प्लेसेंटल विलाई और प्लेसेंटा, ये अम्बिलिकल कॉर्ड क्या है, यहां से ये प्लेसेंटा से कनेक्ट रहेगा, कौन, फीटस। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा करता क्या है, द एम्ब्रियो कनेक्टेड टू द प्लेसेंटा, जो एम्ब्रियो है वो कनेक्ट करेगा किससे, प्लेसेंटा से, बाय अम्बिलिकल कॉर्ड, किसके थ्रू, अम्बिलिकल कॉर्ड, which transport substances to and from the embryo, ये substances को ट्रांसपोर्ट करता है और ये एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो, ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। रिमूव CO2 एंड वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द एम्ब्रियो, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है, कहां से, एम्ब्रियो से। एक्ट एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड प्रोड्यूसेस सेवरल हार्मोन। अब ये जो प्लेसेंटा ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करता है और ये एक तरह से सेवरल हार्मोन जैसे HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। ओके, रिलैक्सिन प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ओवरी, रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो प्रोड्यूस करती है ओवरी इन द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, किसके अंदर, प्रेगनेंसी के लेटर स्टेजेस में। ओके, अब हम देखें एक चीज इंपॉर्टेंट कि देखिएगा ये जो HCG है, HPL है और जो रिलैक्सिन है, ये जो 3 हार्मोन्स हैं स्टूडेंट, तो ये सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही फीमेल के अंदर होते हैं, वैसे प्रेजेंट नहीं रहते। तो बेसिकली जब फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुएशन साइकिल
कुछ टाइम के लिए डिले हो जाए, तो अगर उन्हें प्रेगनेंसी कंफर्मेटरी टेस्ट होता है तो उसके अंदर हम बेसिकली इन्हीं हॉर्मोन्स के अमाउंट को देखते हैं, क्योंकि ये हॉर्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं ब्लड के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, प्रेगनेंसी टेस्ट के अंदर बेसिकली इन हॉर्मोन्स का अमाउंट ही देखा जाता है, क्योंकि ये तीनों हार्मोन सिर्फ प्रेगनेंसी के टाइम ही फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ओके, अब इम्प्लांटेशन हो गया, एम्ब्रियो बन गया, अब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, तो उसमें क्या होगा देखिएगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास, हमने बोला है कि जो इनर सेल मास है वही आगे चलकर कन्वर्ट होगी, जबकि जो आउटर वाली ट्रोफोब्लास्ट है तो यूट्रस से कनेक्ट रहेगी। इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस डिफरेंशिएट इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड एक्टोडर्म। जो इनर सेल मास है ये डिफरेंशिएट हो जाएगा आउटर लेयर में जो एक्टोडर्म बनाएगा, एंड एन इनर लेयर कॉल्ड एंडोडर्म, और एक इनर लेयर बनाएगा जिसे हम क्या बोल रहे हैं, एंडोडर्म। अब मीजोडर्म डिफरेंशिएटेड इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म होती है किसके बिटवीन, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। द इनर सेल मास, जो इनर सेल मास है दस कॉल्ड स्टेम सेल, इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेम सेल्स हैविंग पोटेंशियल टू प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ सेल। देखिएगा, इनर सेल मास के अंदर जो सेल्स होती है जिन्हें स्टेम्स बोल रहे हैं, स्टेम सेल्स बोल रहे हैं, इनके अंदर पोटेंसी पावर होती है कि ये सभी तरह की सेल्स बना दें टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बाय डिफरेंशिएशन, और टिश्यूज और ऑर्गन्स का फॉर्मेशन भी कर लेती है ये। ओके, नेक्स्ट, अब हमने देखा कि हमारी जो लेयर्स है, 3 मेन लेयर, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो गया है। अब हम देखेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस, अब ऑर्गन्स कैसे बनते हैं। ओके, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन द एम्ब्रियो इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। देखिएगा, जो हमारा एम्ब्रियो इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, ऑर्गेनोजेनेसिस। ह्यूमन प्रेगनेंसी हैज लीस्ट फॉर 9 मंथ, ह्यूमन के अंदर प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड कितना है, 9 मंथ। आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब मतलब प्रेगनेंसी को 1 मंथ हो जाता है, हार्ट इज फॉर्म्ड इन द एम्ब्रियो, मतलब सबसे पहले बनने वाला ऑर्गन क्या है, हार्ट है। ओके, बाय द एंड ऑफ द सेकंड मंथ द फीटस डेवलप लिम्स एंड डिजिट्स, और सेकंड मंथ के एंड तक फीटस के अंदर क्या, लिम्स एंड डिजिट, हाथ पैर वगैरह और उंगलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। बाय द एंड ऑफ 12 वीक, मतलब 12 मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब पहले स्टार्टिंग के 3 मंथ में मोस्ट ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म, लिम्स एंड एक्सटर्नल जेनिटलिया आर वेल डेवलप्ड। एक्सटर्नल जेनिटलिया का मतलब आप यहां से आइडेंटिफाई हो गया है कि बेसिकली जो एक्सटर्नल जेनिटलिया वो मेल या फीमेल है या क्या है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑब्जर्व इन द 5th मंथ, 5th मंथ तक फीटस का जो फर्स्ट मूवमेंट है वो ऑब्जर्व हो जाएगा, हेयर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। बाय द एंड ऑफ 24 वीक, मतलब 24 वीक में, मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 6 मंथ के अंदर द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर, बॉडी पूरी फाइन हेयर से कवर्ड रहती है। आईलिड्स सेपरेट, आईलिड्स क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है। आई लैशेस आर फॉर्म, आई लैशेस मतलब बरोनियां बनना स्टार्ट हो जाती है। ओके, बाय द एंड ऑफ 9 मंथ, 9th मंथ तक कंप्लीट होने पर द फीटस इज फुल्ली डेवलप्ड एंड इज रेडी फॉर डिलीवरी। फीटस क्या हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है और ये डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। ओके, देखिएगा, इसे हम डायग्रामेटिक भी देख लेते हैं एक बार। ये हमारा फीटस है, ये फीटस का एमनियोटिक फ्लूइड, एमनियोटिक फ्लूइड से ही पता लगाया जाता है कि मेल है फीमेल है। ये योक सेक है, ये प्लेसेंटा पार्ट है जहां पर ये ब्लड वेसल्स है, ये कोरियोनिक विलाई, सॉरी ये कोरियोनिक पार्ट जो यूट्रस के बाद यूट्रस की लेयर्स है, फिर ये अम्बिलिकल कॉर्ड जो कि प्लेसेंटा से कनेक्टेड है, ये एमनियोन फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे पर्चुरेशन एंड लैक्टेशन। देखिएगा क्या होता है। अब पर्चुरेशन लैक्टेशन है क्या, द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड गेस्टेशन पीरियड। जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड होता है पूरा, उसे हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड, जो कितना होता है 9 मंथ का। ओके, इजेक्शन और एक्सप्लेजन और डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड पर्चुरेशन, मतलब एक डिलीवरी होना या एक्सप्लेजन ऑफ फीटस, फीटस का बाहर आना, ओके, इज कॉल्ड अ पर्चुरेशन। पर्चुरेशन इज ड्यू टू द विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मायोमेट्रियम। देखिएगा, पर्चुरेशन होता है किस वजह से, बहुत ज्यादा तेज कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्राइन मायोमेट्रियम, हमारे यूट्रस की जो मायोमेट्रियम लेयर है ना उसके अंदर। The signal of perturbation is originated from the fully developed fetus and the placenta, which induces mild contraction of the uterus called fetal ejection reflex। अब देखिएगा, जो ये सिग्नल्स हैं पर्चुरेशन के, ये कहां से ओरिजिनेट होते हैं, फीटस के थ्रू और प्लेसेंटा के थ्रू। ये भी कुछ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शंस करता है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस।
फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन। जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस है ये क्या करते हैं, ट्रिगर करते हैं ऑक्सीटोसिन रिलीज को फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। कहां से, पिट्यूटरी। ऑक्सीटोसिन इंड्यूसेस स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन। जो ऑक्सीटोसिन है ये और ज्यादा स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शंस करता है और यूट्राइन एंडोमेट्रियम के अंदर। ओके, स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्टरी रिफ्लेक्सेस कंटिन्यूअस स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन लीड्स टू एक्सप्रेशन। जब बहुत तेजी से रिफ्लेक्सेस कंटिन्यू करते हैं तो इनसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसे क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। आफ्टर डिलीवरी द प्लेसेंटा इज आल्सो एक्सपल्ड आउट द यूट्रस। मतलब जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है। ओके, नेक्स्ट लैक्टेशन। लैक्टेशन देखिएगा ये हमारा लास्ट टॉपिक है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। लैक्टेशन है क्या? द मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल मोर डिफरेंशिएट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिएगा प्रेगनेंसी टाइम पीरियड के अंदर मेमोरी ग्लैंड के अंदर भी बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं। मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग मिल्क। मेमोरी ग्लैंड क्या स्टार्ट कर देती है, प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के एंड तक। प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन। हमारी मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होना क्या कहलाता है, लैक्टेशन। मिल्क प्रोड्यूस ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलोस्ट्रम। देखिएगा प्रेगनेंसी के बाद जब इनिशियल डिलीवरी के बाद इनिशियल टाइम पर जो लैक्टेशन होता है, मिल्क रिलीज होता है, कहां से, ब्रेस्ट से, तो उस मिल्क को अपन क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम कंटेन सेवरल एंटीबॉडीज। इस कोलेस्ट्रॉल के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होती है विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न बेबी। जो क्या करता है, एक न्यूबॉर्न बेबी को बहुत सारी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब होता यह है कि जो न्यूबॉर्न बेबी है उसी को डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, जिससे एक तो इम्यूनिटी भी बूस्ट अप हो और मदर और चाइल्ड के बिटवीन भी क्या है, अट्रैक्शन बना रहे। ओके, तो इस तरह से हमारा चैप्टर ये आज कंप्लीट हो रहा है, जिसमें हमने देखा है ह्यूमन मेल फीमेल का स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव पार्ट, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, पर्चुरेशन और लैक्टेशन। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।